गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आलोक कुमार शर्मा, आपका संस्कृत टीचर। आज कक्षा 10th की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर हम जो हमारा चैप्टर चल रहा था सौराष्ट्र गौरवम, उस सौराष्ट्र गौरवम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स हम कर रहे थे। तो हमारे जो अभ्यास प्रश्न थे वो हमने पिछले क्लास के अंतर्गत कंप्लीट कर लिए थे। निबंधात्मक प्रश्न आपको नहीं करने थे। अब हम आते हैं आपके व्याकरणात्मक प्रश्नों की ओर। तो देखिए, व्याकरणात्मक जो प्रश्न हैं उनके अंतर्गत क्या चीज़ दी गई है उसे हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, व्याकरणात्मक प्रश्न का पहला जो प्रश्न है उसमें दिया गया है अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामोल्लेख करणीय। अर्थात अधोलिखित पदेषु, नीचे लिखे गए जो पद हैं उनमें संधि विच्छेद करना है। अर्थात संधि युक्त पद दिया गया है, आपको संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम बताना है। तो ये आपको करना है। तो देखिए बेटा, इसका जो पहला है इस प्रश्न का, उसमें क्या बताया गया है, उसमें दिया गया है चैव। चैव दिया गया है पद। तो आपको विच्छेद जो करना है वो संधि विच्छेद आपका होगा च प्लस ए, च प्लस ए। यानी कि पहले पद के अंत में ए है और दूसरे पद के प्रारंभ में ए है। और जब ऐसी स्थिति होती है कि पहले पद के अंत में ए और दूसरे पद के प्रारंभ में ए, तो उनके स्थान पर आई हो जाता है। और इसमें जो संधि का नाम बताया गया है वो है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंतर्गत ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो शब्द है वो है धन्यास्तु। क्या है? धन्यास्तु। तो इसका संधि विच्छेद जो होगा वो होगा धन्यः प्लस तु। धन्यः प्लस तु, यानी कि धन्य के विसर्ग हैं और उसके पश्चात प्लस के बाद में है तु। यानी कि जब पहले पद के अंत में जो धन्य शब्द है उसके पहला पद हो, तो धन्य शब्द के पहले पद के अंत में जब विसर्ग आए और दूसरे पद के प्रारंभ में जब तू आता है या तय आता है, तो उसके स्थान पर हम से करते हैं। विसर्ग के स्थान पर से करते हैं। तो हमने यहाँ जो धन्य का विसर्ग था उसके स्थान पर जो पद है उसके अंदर से हो चुका है धन्यास्तु। तो यहाँ पर विच्छेद जो होगा वो होगा धन्यः प्लस तु, और यहाँ पर संधि जो होगी वो होगी सत्व विसर्ग संधि। कौन सी संधि होगी? सत्व विसर्ग संधि होगी। अब देखते हैं व्याकरणात्मक प्रश्न का हमारा जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, उसके बारे में हम देखते हैं क्या पद में दिया गया है उसको हमें करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं व्याकरणात्मक प्रश्न की। तो व्याकरणात्मक प्रश्न के अंतर्गत जो दिया गया है उसमें दिया है भवतस् सर्वदा। भवतस् सर्वदा, यानी कि यहाँ पर एक पद बनता है भवत है और दूसरा पद बनता है सर्वदा। तो विच्छेद जो होगा वो हमारा होगा बहुत प्लस सर्वदा। यानी कि पहले पद के अंत में भवत तय के बाद में विसर्ग आ रहा है, पहले पद के अंत में विसर्ग आ रहा है और दूसरे पद के प्रारंभ में से आ रहा है। तो इस विसर्ग के स्थान पर भी क्या हो जाएगा? से हो जाएगा। और इसके अंतर्गत भी कौन सी संधि होगी? सत्व विसर्ग संधि होगी। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आगे की। तो नेक्स्ट है जन्म भूमिश्च। जन्म भूमिश्च, तो यहाँ पर जो विच्छेद होगा वह होगा जन्म भूमि। जन्म भूमि ही भूमि के विसर्ग है प्लस च। जन्म भूमि च, जन्म भूमि प्लस च। तो यहाँ पर भी देखिए पहले पद के अंत में विसर्ग था और विसर्ग के स्थान पर से हुआ। अब यहाँ पर देखिए, आपने ये चीज़ देखी होगी कि से में अंतर है। यहाँ पर से सलगम वाला है। लृतुलसनाम दंता, दंती से है यहाँ पर आ रहा है। तो यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि दूसरे पद के प्रारंभ में च आ रहा था, इसलिए यहाँ पर कौन सा आया? से आया। कौन सा वाला से आया? लृतुलसनाम दंता वाला, दंती से यहाँ पर आया है।
तो विच्छेद होगा जन्म भूमि प्लस च और संधि होगी सत्व विसर्ग संधि। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है भारतम नाम। भारतम नाम तो संधि विच्छेद जो होगा वो होगा भारतम प्लस नाम। भारतम प्लस नाम। देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, दोनों पद एक ही जैसे हैं। भारतम प्लस नाम और वहाँ भी भारतम नाम दिया हुआ है, सिर्फ प्लस लगाए बीच में। यहाँ पर देखिए बेटा भारतम जो विच्छेद जो है भारतम, इसमें मैं के स्थान पर अनुस्वार कर दिया है। सिर्फ क्या किया है, अनुस्वार कर दिया है। यहाँ पर इस मैं के स्थान पर बिंदी लगा दी है, अनुस्वार बिंदी को बोलते हैं। तो यहाँ पर कौन सी संधि होगी, अनुस्वार संधि होगी, क्योंकि हमने मैं के स्थान पर क्या कर दिया है, अनुस्वार कर दिया है। ओके बेटा, तो ये थी हमारी संधि वाला क्वेश्चन। अब हम आगे की बात करते हैं। तो आगे यहाँ पर क्या दिया गया है उसके बारे में यहाँ पर चर्चा करते हैं कि प्रश्न नंबर 2 जो है हमारा वो क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। आइए बेटा देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। सबसे पहले इसके निर्देश को पढ़ते हैं। इसके निर्देश में क्या बताया गया है उस निर्देश के बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं, निम्नलिखितेषु पदेषु प्रत्यय निर्देश है करणीय। क्या बताया गया है, निम्नलिखित पदों में यानी कि पद दिया गया है, प्रत्यय निर्देश है करणीय, यानी कि प्रकृति तो यहाँ पर बताई गई है, दी गई है। आपको इसमें प्रत्यय बताना है कि इसके अंतर्गत कौन सा प्रत्यय आया है। आपको इसके बारे में, प्रत्यय के बारे में बताना है। तो देखते हैं इसके सबसे पहले पद को। नंबर 1 पितृभूत्वम। पितृभूत्वम पद दिया गया है। तो यहाँ पर आगे दिया गया है पितृभू, आपकी बुक्स के अंदर दिया गया है। और पितृभू में यहाँ पर प्रकृति बताई है, आपको प्रत्यय बताना है इसके अंतर्गत कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर तो आपको दिख रहा है पितृभूत्वम। तो पितृभू यहाँ पर मान लीजिए प्रकृति है, तो दिख रहा है, तो यहाँ पर प्रत्यय होगा तो प्रत्यय यहाँ पर होगा। नंबर 2 पुण्यभूत्वम। नंबर 2 पद दिया गया है पुण्यभूत्वम। क्या दिया गया है, पुण्यभूत्वम। तो यहाँ पर प्रकृति जो दी गई है वो पुण्यभू दी गई है, और यहाँ पर भी तो आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर भी प्रत्यय कौन सा होगा, तो प्रत्यय होगा। नंबर 3 स्वत्वम। स्वत्वम में स्व यहाँ पर जो प्रकृति है आपकी, यहाँ भी आपको तो दिख रहा है, तो प्रत्यय आपका तो यहाँ पर होगा। नंबर 4 शिक्षणीय। शिक्षणीय तो यहाँ पर शिक्ष आपको शिक्ष मतलब होती है शिक्षा, शिक्ष मतलब शिक्षा। तो यहाँ पर प्रकृति जो आपकी है शिक्ष, और अन्य तो यहाँ पर प्रत्यय कौन सा होगा, अन्यर प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, अन्यर प्रत्यय होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है आवृत्य। आवृत्य तो यहाँ पर देखिए प्रकृति में आ प्लस वृत्त दिया गया है, और यहाँ पर आ उपसर्ग है, वृत्त धातु है, और प्रत्यय इसके अंतर्गत होगा ल्यप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा, ल्यप प्रत्यय। नेक्स्ट 6 भवितुम। 6 नंबर पे है भवितुम। भू यहाँ पर प्रकृति है, और प्रत्यय कौन सा है, कौन सा आएगा, तुमुन प्रत्यय आएगा। आपको यहाँ पर तुम दिख रहा है, तुम दिख रहा है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, तुमुन प्रत्यय होगा। नेक्स्ट अवलंब्य। अवलंब्य तो यहाँ पर अव उपसर्ग है, लंब धातु है, और यहाँ पर भी यह आपको दिख रहा है अंत में, तो यहाँ पर भी कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, ल्यप प्रत्यय है। देखिए बीच में एक रह गया था नंबर 6 भवितुम। भवितुम
भवितुम में भू धातु है, भवितुम में कौन सी धातु है? भू धातु है, और तुम यहाँ पर दिख रहा है तो तुमुन प्रत्यय है। नंबर 7 अवलंब्य, अवलंब्य अव उपसर्ग है, लंब धातु है, और प्रत्यय ये आने के कारण यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है? लप प्रत्यय है। नेक्स्ट हित्वा, क्या दिया हुआ है? हित्वा दिया हुआ है। तो हाँ, तो यहाँ पर प्रकृति दी गई है और प्रत्यय जो दिया गया है त्वा यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो त्वा कृत्वा प्रत्यय का कत्व प्रत्यय जो होता है उसका शेष रहता है। कौन सा प्रत्यय का शेष रहता है? कत्व प्रत्यय का शेष रहता है। नेक्स्ट जो है उसको देखते हैं हम कि यहाँ पर क्या है? गरीयसी, गरीयसी। तो यहाँ पर गरीयसी जो है उसके अंतर्गत देखिए, यहाँ पर इत्वा जो है इसके अंतर्गत हाँ दिया गया है, और प्रत्यय जो होगा वो होगा यहाँ पर कत्वा प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वा। आधा कह, आधा तय और वा। कौन सा प्रत्यय होगा? कत्वा प्रत्यय होगा। नेक्स्ट जो दिया गया है गरीयसी, गरीयसी। तो गरीयसी के अंतर्गत गुरु प्लस ये सुन, ये जो है ये दिया गया है, और इसके बाद में गुरु से बनता है गरियस, गुरु से बनता है गरियस। क्या बनता है? गरियस बन जाता है। तो यहाँ पर गरियस के बाद में गुरु प्लस ईसुन, ईसुन प्रत्यय से ईएसी, ईएसी, और इसमें गरियस शब्द बनेगा, और गरियस से तात्पर्य उसमें गीप प्रत्यय ईकारांत के लिए लगाया जाता है, ई रह जाता है, उससे यहाँ पर गरियसी बनता है। तो आपकी बुक के अंतर्गत दिया गया है गुरु प्लस पहले तो लगा इसमें ईसुन, कौन सा प्रत्यय लगा? ईसुन प्रत्यय लगा। नेक्स्ट उसमें बराबर करके आगे दिया हुआ है, इन दोनों को मिलाते हैं तो बनता है गरियस। ईसुन प्रत्यय से शब्द मन निर्माण हो चुका है गरियस का, और उसमें गीप प्रत्यय लगाने से शब्द बनता है गरियसी। तो पहले तो आया गुरु प्लस ईसुन, उसके बाद में यहाँ गरियस शब्द बन चुका, और गरियस में गीप प्रत्यय लग गया। नंबर 10 की बात करते हैं, संस्कृति मताम, संस्कृति मताम। तो यहाँ पर देखिए बेटा, जो प्रकृति होगी, जो संस्कृति आपके यहाँ पर दी हुई है बुक के अंतर्गत, आपको प्रत्यय बताना है, तो यहाँ पर प्रत्यय होगा मतुप प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय होगा? मतुप प्रत्यय। ये थे आपके प्रत्यय निर्देश करणीय। तो पहले वाले में तो प्रत्यय आएगा, दूसरे में तो प्रत्यय, तीसरे में भी तो प्रत्यय, फोर्थ में जो है अनियर, फिफ्थ में ल्यप, 6 में तुमुन, 7 में ल्यप, और 8 में कत्वा, 9 में गीप, और 10 में मतुप प्रत्यय होगा। ये आपका क्रम है इस सेकंड नंबर क्वेश्चन का। प्रकृति निर्देश करणीय वाले में यहाँ पर प्रत्यय आपको बताना था, प्रकृति यहाँ पर दी गई थी। अब बारी आती है प्रश्न नंबर 3 की। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसके निर्देश को, कि हमें निर्देश हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है कि निर्देश के अकॉर्डिंग ही हम उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। देखते हैं इसके निर्देश को। अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम समास विग्रह करणीय। अधोलिखित जो समस्त पद हैं, समस्त पद मतलब जो एक पद को समस्त पद कहते हैं, एक पद जो बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, तो उसका आपको समास विग्रह करना है। क्या करना है? समास विग्रह करना है। तो देखिए, एक तरफ दिए गए हैं समस्त पद और दूसरी तरफ आपको करना है विग्रह। समस्त पद दिए हुए हैं, आपको विग्रह उनका करना है। तो देखते हैं पहला क्या शब्द है, हिमाद्री। क्या दिया गया है? पहला हिमाद्री दिया गया है। अब हिमाद्री का जो विग्रह होगा वो होगा हिमस्य। आपको सिर्फ यहाँ पर विग्रह करना है, आपको समास का नाम नहीं बताना, क्योंकि निर्देश के अंतर्गत समास का नाम उसने नहीं पूछा है। तो हिमाद्री का विग्रह होगा हिमस्य अद्रि, हिमस्य अद्रि। नेक्स्ट है देव निर्मितम। नेक्स्ट पद जो है समस्त पद वो दिया गया है देव निर्मितम, इसका विग्रह होगा देवई निर्मितम, देवई निर्मितम। नंबर 3 विष भांडम, समस्त पद है नंबर 3 विष भांडम,
विग्रह होगा विशस्य भांडम, विशस्य भांडम। फोर्थ है उत्थान पत्नी, उत्थान पत्नी। विग्रह होगा आपका उत्थानम च पतनम च, उत्थानम च पतनम च। फिफ्थ है शास्त्र चर्चा, समस्त पद क्या है? शास्त्र चर्चा। विग्रह यहाँ पर होगा शास्त्रस्य चर्चा, शास्त्रस्य चर्चा। क्लियर बेटा? ये थे आपके समास विग्रह आपको करने थे, समस्त पद आपको दिए गए थे। तो पहले वाले में आया हिमस्य अद्रि, दूसरे वाले में आएगा देवई निर्मितम, तीसरे में विशस्य भांडम, फोर्थ में उत्थानम च पतनम च, और फिफ्थ में शास्त्रस्य चर्चा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की बारी है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंतर्गत क्या चीज़ पूछी गई है, पहले निर्देश को हमें जानना है। तो देखिए निर्देश के अंतर्गत हम देखते हैं अधोलिखितेषु पदेषु मूल शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देश है करणी है। देखिए क्या कहा है, अधोलिखित पद हैं, नीचे लिखे गए जो पद हैं उनमें आपको सबसे पहले तो बताना है मूल शब्द क्या है, यानी शब्द क्या है उसके अंतर्गत, जो पद दिया गया है उसमें शब्द क्या है। उसके पश्चात उसमें आपको बताना है विभक्ति कौन सी है, उसके पश्चात आपको बताना है वचन कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं, पद दिया गया है समुद्रस्य, पद दिया गया है समुद्रस्य। तो समुद्रस्य के अंतर्गत मूल शब्द जो है वो है समुद्र, समुद्रस्य के अंतर्गत मूल शब्द है समुद्र। विभक्ति देखिए आपने शब्द रूप पढ़े होंगे, आपने राम का शब्द रूप पढ़ा होगा, और राम के शब्द रूप के अंतर्गत क्या आया है, षष्ठी विभक्ति में आता है रामस्य। इसी तरीके से यहाँ पर समुद्रस्य है, तो समुद्रस्य में भी कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है। और वचन कौन सा है, एक वचन है। कौन सा, तो समुद्रस्य के अंतर्गत शब्द हुआ समुद्र, विभक्ति षष्ठी और वचन होगा एक वचन। सेकंड हिमाद्रे, नेक्स्ट पद है हिमाद्रे। अब हिमाद्रे के अंतर्गत जो शब्द है मूल वह है हिमाद्री। कौन सा है, हिमाद्री। विभक्ति की बात करेंगे तो विभक्ति होती है यहाँ पर पंचमी भी होती है और षष्ठी भी, ऑब्लिक करके मैंने दोनों लिखा हुआ है कि पंचमी विभक्ति भी होती है और षष्ठी विभक्ति भी होती है। नेक्स्ट आगे की बात करते हैं वचन, तो यहाँ पर वचन होगा एक वचन, क्योंकि षष्ठी और पंचमी जो विभक्ति होती है दोनों के अंतर्गत एक ही रूप बनता है हिमाद्रे, तो यहाँ पर हिमाद्री होगा। हिमाद्री का मूल शब्द है, पंचमी या षष्ठी विभक्ति कोई सी भी बता सकते हैं, और वचन एक वचन। नंबर 3 हिमालयात। हिमालयात में मूल शब्द है हिमालय, मूल शब्द क्या है, हिमालय है। और हिमालयात रामात, रामात की तरह हिमालयात, तो यहाँ पर विभक्ति कौन सी होगी, पंचमी विभक्ति होगी, और वचन होगा एक वचन। नेक्स्ट है देशम। देशम में शब्द है देश, विभक्ति होगी द्वितीया फलम, जैसे इसी तरीके से देशम, तो विभक्ति कौन सी होगी देशम में, देश मूल शब्द है, विभक्ति होगी द्वितीया और वचन होगा एक वचन। नेक्स्ट बात करते हैं पुरुषः। पुरुषः में मूल शब्द है पुरुष, विभक्ति प्रथमा और वचन होगा बहुवचन। आपके राम के शब्द पढ़े होंगे, राम है रामऊ रामा, इसी तरीके से पुरुष है पुरुषऊ पुरुषा। तो पुरुषा पुरुष शब्द है, प्रथमा विभक्ति है, लेकिन वचन कौन सा होगा, बहुवचन होगा। जो बेटा मैंने ऊपर के जो ये 1 2 3 4 में वचन के अंतर्गत मैंने एक बार लिखा हुआ है वचन और 3 बार नीचे लिखा हुआ है एरो, इसका मतलब एक वचन ही है। आप एक वचन लिखें या इस तरीके से एरो लगा लें। नेक्स्ट देश के बाद में देश में देश शब्द विभक्ति द्वितीया हुई और वचन एक वचन हुआ। उसके पश्चात पुरुषा में पुरुष शब्द हुआ और विभक्ति प्रथम, जो विभक्ति प्रथमा हुई, वचन बहुवचन हुआ। नेक्स्ट है प्रसूतस्य। प्रसूतस्य
तो प्रसूत यहाँ पर शब्द होगा, विभक्ति होगी यहाँ पर प्रसूतस्य रामस्य, तो विभक्ति कौन सी होगी? षष्ठी, और वचन कौन सा होगा? एक वचन। नेक्स्ट है सकाशात। नेक्स्ट क्या है? सकाशात। तो सकाश यहाँ पर मूल शब्द होगा, विभक्ति रामात की तरह ही यहाँ पर पंचमी होगी, और वचन यहाँ पर एक वचन होगा। नेक्स्ट है दृष्टिम। तो मूल शब्द होगा दृष्टि, विभक्ति होगी द्वितीया, और वचन होगा एक वचन। जैसे रामम में, जैसे फलम में। फलम में क्या होता है? द्वितीय विभक्ति होती है। इसी तरीके से दृष्टि में मूल शब्द जो आया वो दृष्टि आया, विभक्ति यहाँ पर द्वितीय आई, और वचन यहाँ पर एक वचन आया। मैंने यहाँ पर एरो लगा रखा है, इसका मतलब ऊपर वाला ही, यानी कि इसमें 6, 7, 8 में सभी में तीनों के तीनों में एक वचन ही है। नेक्स्ट आगे के हम प्रश्नों की बात करते हैं, तो उसमें क्या क्या बताया गया है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताया गया है वो देखते हैं हम। नेक्स्ट जो शब्द आया है बेटा वो आया है यया। नेक्स्ट शब्द है यया। यया के अंतर्गत जो है वो शब्द है यत। शब्द क्या है? यत है। और विभक्ति की बात करें तो विभक्ति होगी यहाँ पर तृतीया, वचन होगा यहाँ पर एक वचन। यया में यत शब्द है मूल, विभक्ति तृतीया है, और वचन एक वचन है। नेक्स्ट यस्य। यस्य में यत मूल शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, वचन एक वचन है। तो यत में, यस्य में यत मूल शब्द हुआ, षष्ठी विभक्ति हुई, और वचन एक वचन हुआ। मैंने एरो लगा रखा है, इसका मतलब ऊपर जो लिखा हुआ है वही है एक वचन। नेक्स्ट तस्य। तस्य के अंतर्गत मूल शब्द जो होगा वो होगा तत्, विभक्ति होगी षष्ठी, और वचन होगा एक वचन। तो तत् षष्ठी एक वचन। नेक्स्ट जो हमारा पद है वो है राष्ट्रीय, और राष्ट्रीय के अंतर्गत मूल जो शब्द होगा वो होगा राष्ट्र, विभक्ति रामे। रामे, फले, कौन सी विभक्तियाँ आती हैं? फले में क्या है? सप्तमी, एक वचन। तो यहाँ पर भी राष्ट्र में क्या होगी? राष्ट्र तो मूल शब्द होगा, सप्तमी विभक्ति होगी, और वचन एक वचन ही होगा। देखिए जहाँ भी एरो आता है उसका मतलब ऊपर जो मैंने लिखा हुआ है वही है। अभी तक एक वचन चलते आ रहे हैं ऊपर से लेकर के, अभी 4 मैंने किए हैं, 9 में, 10 में, 11 और 12। इनके अंदर सभी के अंतर्गत वचन जो है वो एक वचन है। नेक्स्ट 13 की बात करते हैं। राष्ट्रीयान। राष्ट्रीयान पद है, और राष्ट्रीयान जो शब्द दिया गया है, पद दिया गया है, इसमें जो मूल शब्द है, शब्द जो होगा वो होगा राष्ट्रीय। शब्द क्या होगा? राष्ट्रीय होगा। विभक्ति जो होगी वो द्वितीय होगी, और द्वितीय का बहुवचन होगा। कौन सा होगा? बहुवचन होगा। तो राष्ट्रीय शब्द हुआ, विभक्ति द्वितीय हुई, और वचन बहुवचन हुआ। नेक्स्ट विधे। विधे। विधे में विद्या मूल शब्द है, विद्या प्रथमा विभक्ति है, और वचन होगा द्विवचन। विद्या में मूल शब्द विद्या, प्रथमा और द्विवचन। और नेक्स्ट है शस्त्रेण। नेक्स्ट है शस्त्रेण के अंतर्गत जो मूल शब्द होगा वो होगा शस्त्र, विभक्ति होगी तृतीया, और वचन होगा एक वचन। रामेण, फलेन, इसी तरीके से शस्त्रेण। तो शस्त्रेण के अंतर्गत शस्त्र तो मूल शब्द हो गया, और विभक्ति हो गई हमारी तृतीया,
विभक्ति और वचन है यहाँ पर एक वचन। तो 13 में बहुवचन है, 14 में द्विवचन है और 15 में एक वचन है। राष्ट्रीयान में बहुवचन, विद्ये में द्विवचन और शस्त्रेण में एक वचन। तो बेटा ये जो आपके चल रहे थे ये आपके व्याकरणात्मक प्रश्न चल रहे थे। आज की क्लास में हमने पढ़ा व्याकरण के 1 से लेकर के 4 प्रश्न, 1 से लेकर के 4 प्रश्न तक पढ़े हैं। तो आज का आपका बेटा होमवर्क जो होगा वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर व्याकरणात्मक प्रश्नों को करना है, उसे लिखना है, उसे लिख कर के और आपको समझना भी है और उन्हें याद भी करना है। याद से तात्पर्य है या रटने से नहीं है, या समझने से तात्पर्य है। रटना यहाँ पर व्याकरण के अंतर्गत कभी भी रटा नहीं जाता है। व्याकरण में सिर्फ उसे व्याकरण के जो प्रश्न होते हैं उनको समझा जाता है। तो यहाँ पर आपको आज आपका जो होमवर्क होगा वो आपको आपकी नोटबुक के अंदर जो मैंने ये पढ़ाया है 1 से लेकर के 4 तक के व्याकरणात्मक प्रश्न, इन प्रश्नों को आपको नोट करना है, उन्हें लिखना है और उन्हें समझना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।